डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है जनजातीय विकास कार्यक्रम या योजना, और इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा भारत में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन, और सेकेंड रहेगा भारत में जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये मुख्य दो टॉपिक रहेंगे और इसका आंसर हम अध्ययन करेंगे। तो इसके आंसर में कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए हैं ये पहले शॉर्ट रूप में देख लेते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसमें प्रस्तावना, यानी कि सामान्य परिचय। इसके बाद जो विकास कार्यक्रम है वो जो जनजातीय क्षेत्र है भारत का, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो जनजातीय क्षेत्र है वो जनजातियाँ हैं उनकी समस्याएं, इनका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम की रूपरेखा, उनके उद्देश्य वगैरह अध्ययन करेंगे। फिर अध्ययन करेंगे योजना का शुभारंभ और क्रियान्वयन। इसके पश्चात प्रारंभिक योजनाएं, यानी कि जो प्रारंभिक योजना लागू की गई उनमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई, इनका अध्ययन। इसके पश्चात वर्तमान में जो जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय वर्ग है इनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात इन विकास योजना की उपलब्धियाँ क्या है और मूल्यांकन, इन दोनों तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इन दोनों का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट रूप में है, जो सारगर्भित है यानी कि जो मुख्य है उसी को भी इसमें सम्मिलित किए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे प्रस्तावना, यानी कि छोटा सा सामान्य परिचय। तो भारत में जो जनजातीय जनसंख्या है वे प्राचीनतम जनसंख्या है, और जो भारत देश है वहाँ पर से लगभग 38 करोड़ जनजातीय जनसंख्या है, जिसमें से 96% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और 4% नगर क्षेत्र में निवास करते हैं। इन जनसंख्या को आदिम जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आदिम जनजाति के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर निवास करते हैं? सदियों से, यानी कि प्राचीन समय से जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते आई हैं और निवास कर रहे हैं। इनके आदिम जनजाति नाम से ही क्या होता है, उनकी कठिनाइयों का बोध हो जाता है। जो विकास कार्यक्रम है इस क्षेत्र में क्या होता है, जो कल्याण कार्यक्रम है वे बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये लोग कहाँ निवास करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बजट भी क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है उस क्षेत्र में, क्योंकि ज़मीन क्या होता है, समतल नहीं होता। क्षेत्र क्या होता है, एकदम जंगली इलाका होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है योजनाओं को क्रियान्वयन करने में या उसे सही तरीक़े से कंप्लीट करने में। फिर है भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख रूप से जहाँ पर जनजाति का संकेंद्रण है उन क्षेत्रों को यहाँ पर लिए हैं। तो मुख्य रूप से जो जनजातीय है वो बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण इन सभी राज्यों में हुआ है। तथा इनको छोड़कर कुछ और राज्य है, जैसे कि असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, और जो आपके हिमाचल प्रदेश वाला जो भरमौर क्षेत्र है ये वाला भी क्या है, इसमें शामिल है। तो ये सभी क्या है, भारत के मुख्य जनजातीय क्षेत्र है। इसके पश्चात जो भारत की जनजातीय क्षेत्र है और जनजातियाँ हैं उनकी समस्याएं का अध्ययन करेंगे। अब तो एग्ज़ाम की वजह से इसे हम थोड़ा जल्दी अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देख लेंगे। भारत की जनजातीय क्षेत्र तथा जनजातियों की समस्याएं। जनजातीय क्षेत्र तथा जनजातियों की समस्याएं जो है वो निम्न प्रकार से हैं। तो भारत के जो जनजाति है और उनके सन्निकट क्षेत्र हैं उनके निवास करने वाले लोगों की जनजीवन में क्या होते हैं, अनेक समस्याएं दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। देश के विभिन्न भागों में जनजातीय तथा जनजातीय क्षेत्र अनेक समस्याओं से ग्रसित है, उससे क्या हो, लिप्त है। तो वही समस्याएं कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है भूमि अलगाव और मजबूर प्रवास, यानी कि जो जनजाति है, जनजातीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र से उनको क्या कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है, जिनसे क्या हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, मजबूर प्रवास की समस्या आ रही है। जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अभी क्या हुआ है, 2 लाख पेड़ की कटाई हुई है, जिससे क्या हो रहा है, लगभग 4 गाँव और वहाँ के जो जंगली में निवास करने वाले आदिवासी वगैरह है, जनजाति है, उनको क्या किया गया, उनके गाँव से निष्कासित कर दिया गया है, उस जंगल से निष्कासित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, वो लोग मजबूर प्रवास के लिए क्या हो गए, दिक्कत हो गया, उनको परेशानी हो गई, ये समस्या है। फिर सेकंड जो समस्या है जनजातीय क्षेत्र या जनजातियों की, वो है
चुनिंदा विकास गतिविधियां जैसे कि खनन कार्य सरकार द्वारा या निजी संस्था द्वारा खनन कार्य, उद्योग की स्थापना, शहरीकरण यानी कि शहर की स्थापना, बांध निर्माण और अन्य ऐसी ही गतिविधियां हैं जिसके कारण क्या होता है, उनको परेशानियां होती है। फिर है आदिवासियों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है वर्तमान में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की भूमि क्षेत्र को क्या किया है, 2 लाख पेड़ काटने के लिए, कोयला खनन के लिए कब्जा कर लिया गया है सरकार द्वारा। ये क्या है, एक समस्या है। खुद ही विकास कार्य चला रहे हैं और खुद ही क्या कर रहे हैं, उनके विकास को रोक दिए हैं। इसके कारण क्या हुए, वे पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, उनके जो भूमि है उसके खोने का मतलब क्या होता है, आय का स्रोत खोना, क्योंकि उनके मुख्य आय का स्रोत क्या होता है, वो जंगल ही होता है, उनका क्षेत्र ही होता है, उनका भूमि ही होता है। और फिर इसके साथ ही उनको क्या करता है, श्रम की खोज करना पड़ता है, उन्हें क्या करना है, मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, दर बदर भटकना पड़ता है। ये भी क्या है, उनकी समस्याएं हैं। फिर ठेकेदारों और साहूकारों द्वारा क्या किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। किस प्रकार से, अब उनको तो इलाके से निकाल रहे हैं, तो वो क्या लेंगे, अपनी जीवन निर्वाह के लिए कुछ ऋण वगैरह लेंगे, तो ऋण फ्री में तो नहीं मिलता, उनको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। इससे क्या करते हैं, जो साहूकार वगैरह होते हैं जिनसे वे ब्याज वगैरह पैसे वगैरह लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। फिर उबड़ खाबड़ इलाका होने के कारण उन तक क्या होता है, मूलभूत सुविधाएं उनका अभाव होता है, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलती है वे उन तक नहीं पहुंच पाती। ये भी एक समस्या है। फिर है आर्थिक गतिविधियां काफ़ी हद तक कृषि एवं संबंधित गतिविधियों जैसे कि भेड़ पालन, बकरी पालन आदि पर आधारित है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है और जनजातियां हैं उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या है, मुख्य रूप से कृषि है और प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित, यानी कि पशुपालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, इन पर ही आधारित रहता है। ये भी एक समस्या है, उनके विकास की कोई और रास्ता नहीं है उनके पास। फिर है भूख और कुपोषण की समस्या। जनजातीय क्षेत्र का तो ज़्यादा विकास हुआ ही नहीं है, तो भूख और कुपोषण की समस्या उन पर सामान्य से ही दृष्टिकोण होता है। फिर है स्वास्थ्य की समस्या। आपके अच्छे क्षेत्र जो है जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वहाँ पर तो स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं नहीं है, तो वो तो जनजातीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो सोचना ही मना ही है, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में है। फिर है सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव। आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, सामाजिक आर्थिक विकास जो है धीमी गति से चल रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप ग्रामीण क्षेत्र का पहचान है। और सामाजिक आर्थिक विकास इसमें क्या होता है, शिक्षा वगैरह क्या है प्राथमिक स्तर तक ही रहता है या हाई स्तर तक के, तो ये क्या है, विकास का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, बहुत तीव्र मात्रा में होता है। ये भी एक समस्या है। फिर है झूम खेती तथा लघु वनोपज की प्राप्ति। जनजाति लोग क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्थायी खेती करते हैं, तो उनको झूम खेती में क्या होती है, परेशानियाँ होती है, और झूम खेती करने के बावजूद भी उनको क्या प्राप्त होता है, लघु वनोपज प्राप्ति होती है, यानी कि उनको जो खाद्य सामग्री वगैरह प्राप्त होती है वो किस मात्रा में, लघु मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होती है। ये भी एक समस्या है। और इनके साथ साथ ही कुछ और समस्याएं हैं जो हमेशा ही क्या रहते हैं, वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वे कौन कौन से हैं, इन सभी कारणों से इन जनजातियों का जीवन निर्वाह क्या होता है, एक समस्या को रूप धारण कर लेता है। इन समस्याओं के साथ ही कुछ और अन्य समस्याएं भी है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, यानी कि उन क्षेत्र में तो पहले से ही समस्याएं विद्यमान हैं और जनसंख्या क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये क्या है, एक और समस्या हो गई उनके लिए। फिर है कृषि जोतों का छोटा होना। उनके जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन क्या है, उनके कृषि जो क्षेत्र है वो छोटा है, तो ये भी समस्या है। फिर है साक्षरता की कमी। वहाँ पर क्या होता है, विद्यालय वगैरह, स्कूल वगैरह की इतनी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनमें साक्षरता की कमी, या सभी लोग आर्थिक वजह से या किसी और कारण से स्कूल नहीं जा पाते। ये भी एक समस्या होती है उनकी साक्षरता की। फिर है वन संपदा की तीव्र ह्रास। इससे क्या हो रहा है, उनके भूमि को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, वन संपदा को काटा जा रहा है खनन वगैरह स्थापित करने के लिए, शहर वगैरह स्थापित करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, वन संपदा का ह्रास हो रहा है, जिससे उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उनको अपने ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपने उद्योग को छोड़कर, अपने आय को छोड़कर, अपने भोजन वगैरह को छोड़कर जाना पड़ जाता है। फिर है आधारभूत संरचना का अभाव, यानी कि उनकी आधारभूत जो संरचनाएं होती है वो मजबूत नहीं होती। जिस प्रकार से गांव के क्षेत्र में होता है, शहर क्षेत्र में होता है, उस प्रकार से जो जनजातीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग पर्वतीय क्षेत्र में या जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं।
फिर है नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सेवाओं का निम्न स्तर। जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक सेवाओं की निम्न स्तर प्राप्त होती है। और ये सभी जो टॉपिक समस्याएं हम पढ़े हैं ये क्या है, जनजातीय क्षेत्र में सदैव विद्यमान रहती है। इन अनेक समस्याओं के कारण जनजातीय क्षेत्रीय विकास का कार्य क्या हुआ है, अत्यंत गंभीर और कठिन रूप धारण कर लेता है। ये हो गया उनकी समस्याएं। अब हम देखेंगे उनके जो इन समस्याओं के निवारण के लिए जो विकास कार्यक्रम है या योजना है उसकी रूपरेखा, उसके उद्देश्य वगैरह। उपरोक्त समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारत में जो जनजातीय क्षेत्रीय या जनजातीय विकास, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे हम सुधार लें। तो जनजातीय क्षेत्रीय योजनाएं बनाई गई है, उनकी रूपरेखा की जो उद्देश्य हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। तो उनकी जो उद्देश्य वह क्या रहे हैं, यातायात, संचार एवं वाहन आदि का विकास करना। जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर यातायात और संचार और वाहन की विकास करना, जिससे उनकी जो विकास है उसमें थोड़ी गति ला सकें। और शिक्षा संस्कृति का विकास, जैसे कि विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सेवाएं जो शिक्षा से संबंधित हो, इनका विकास। फिर है जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लिए रोजगार, उद्योग, कृषि वगैरह के लिए क्या करना और विकास करना। फिर है उनके लिए स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, खाद्यापूर्ति आदि की व्यवस्था, ये उनका एक उद्देश्य है। फिर है जनजातीय शोध संस्थान और समिति की स्थापना, जिससे जनजातीय क्षेत्र में क्या किया जा सके और विकास की जा सके, और जनजातियों की क्या किया जा सके, उनके विकास को निर्धारित किया जा सके। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है जनजातीय विकास के लिए सामुदायिक संस्थान या केंद्र की स्थापना, ये उनका उद्देश्य है, जो समिति है उनका, विकास समिति का। फिर है योजना का शुभारंभ एवं क्रियान्वयन। तो योजना का शुभारंभ कब हुआ था, ये जो जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, ये यहाँ से उनका शुभारंभ हुआ, उनकी स्थापना की गई। और जनजातीय विकास योजनाओं का जो प्रारंभ है वह भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1950-51 से ही प्रारंभ कर दिया गया था। और वर्तमान जो जनजातीय जो योजना चल रहा है वो कब लागू किया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 से जो 76 वाले पार्ट है उसमें लागू किया गया था, ये प्रारंभ वाला है। तो प्रारंभ है कौन कौन सी योजनाएं अपनाई गई थी जो जनजातीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए, जनजातियों के विकास के लिए, वे देख लेते हैं। तो जनजातीय विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक योजनाओं में निम्न योजनाएं शामिल किए गए थे। कौन कौन से, प्रथम है जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। फिर शिक्षा हेतु पाठशालाओं तथा छात्रवृत्ति, पुस्तकों एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना। इसके पश्चात जनजातीय समुदाय केंद्रों का निर्माण करना। फिर है झूमिंग खेती को समाप्त करने के लिए उर्वरक भूमि प्रदान करना। उनके साथ ही खेती के लिए कुछ स्रोत जैसे कि बैल वगैरह, औजार वगैरह, वित्त वगैरह, बीज है, इनकी सहायता करना, ताकि ये क्या करे, स्थायी खेती करना प्रारंभ कर दे और झूमिंग खेती को छोड़कर अच्छी कृषि कार्य करें। फिर है जंगल की कटाई पर रोक लगाना और वन श्रम सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, क्योंकि जंगल की कटाई से क्या होता है, इनको पलायन करना पड़ जाता है, स्थानांतरण करना पड़ता है और उनको बहुत सारी समस्याएं आती है, इनकी आय वगैरह के जीवन निर्वाह में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो इसकी निवारण के लिए जंगल की कटाई पर रोक करना। फिर है ऋणग्रस्तता को कम करना, और इसके लिए क्या किया उन्होंने, बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का निर्माण करना ये निश्चित किया है उनके ऋण की कमी के लिए, क्योंकि साहूकारों से ऋण लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उनके लिए बहुउद्देशीय सहकारी समिति का निर्माण किया जाना, ये योजना में शामिल किया गया। फिर है आर्थिक क्षेत्र में कुटीर उद्योग और सहायक उद्योगों की स्थापना, ये है जैसे कि मधुमक्खी पालन, दलिया निर्माण यानी कि जो सपोषण आहार है या सुपोषण आहार होता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इसका निर्माण, रेशम उद्योग, कताई बुनाई, खजूर का गुड़ निर्माण, ये सभी क्या है, एक कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जिनका स्थापना उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। ये सभी योजनाएं प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसमें लागू किया गया है, जो क्षेत्रीय जनजाति है या जनजातीय क्षेत्र है या जनजाति लोग हैं उनके विकास के लिए। फिर अब देखते हैं वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही है या चल रहा है।
ये इसका अध्ययन करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। फर्स्ट है एकीकृत जनजातीय विकास योजना, जिसे हम ITDP के नाम से जानते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ITDP, जनजातीय विकास जो परियोजना है उसका। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। जो वर्तमान में चल रही जो कल्याणकारी योजना है जनजातीय विकास का, इसे कब लागू किया गया? पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 1974 से लेकर 78 वाला जो योजना प्रारंभ हुआ उसमें इसमें आदिवासी उप योजना के तहत शुरू किया गया। ये जो कार्यक्रम है यह किस नाम से शुरू किया गया? आदिवासी उप योजना के तहत शुरू किया गया। फिर है स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए ITDP की रणनीति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? भिन्न होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्या है उसी प्रकार से उनके लिए योजनाएं तैयार करती है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है उस योजना का? फर्स्ट है शोषण का उन्मूलन करना, यानी कि उनकी शोषण किसी भी प्रकार से ना हो, ये क्या करना? उनका ध्यान रखना, शोषण का उन्मूलन करना, यानी कि शोषण को हटाना। फिर है शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना, जो आदिवासी है या जनजाति है उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना। फिर है गरीबी को कम करना और सिंचाई की सुविधा, उनके कृषि कार्य के लिए स्कूल और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, ये सभी बुनियादी जो ढांचे हैं या बुनियादी सेवाएं हैं उनमें सुधार लाना। ये सभी क्या है? उस संस्था के मुख्य जो रणनीति है ये है। इसके पश्चात है इस योजना के तहत जो गतिविधियां की जाती है वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो कार्य की जाती है वो कौन कौन से हैं? जनजातीय क्षेत्र में जो कार्य करते हैं वो वाला। तो ये है फर्स्ट, सड़क परिवहन निर्माण और संचार नेटवर्क, यानी कि उनके लिए क्या करना? दूसरे लोगों से जोड़ने के लिए, विकास के लिए ये सभी व्यवस्था की जाती है। फिर है पुल का निर्माण, रेलवे के निर्माण, ताकि पुल से उनकी सिंचाई हो सके, वो लोग आ जा सकें। फिर है रेलवे वगैरह, उनके आने जाने के लिए सुविधा। और फिर है संबंधित गतिविधियों का विकास। और है वनीकरण, ताकि उनके जो गृह वगैरह है वो अच्छे से बने रहे, वृक्षारोपण वगैरह जैसे कि रबड़, काजू, ये सभी लगाना। फिर है रोजगार के लिए आसान ऋण प्रदान करना, यानी कि स्वरोजगार, वो कुछ उद्योग करना चाहते हैं, छोटा कुटीर उद्योग वगैरह, तो उनको क्या क्या प्रदान करना? आसान ऋण, यानी कि कम ब्याज पर उनको पैसे प्रोवाइड कराना। फिर है कौशल वृद्धि कार्यक्रम, यानी कि कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे सिलाई मशीन, टाइपिंग, हार्डवेयर, रख रखाव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मूर्ति कला आदि, ये सभी उनको सिखाना। फिर है सामाजिक और सामान्य सेवाएं, जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल, ये सभी सुविधाएं, और पानी, जो पीने योग्य पानी है उनकी व्यवस्था के लिए हैंडपम्प और बिजली वगैरह, ये सभी सुविधाएं उनको प्रदान करना। ये सभी कार्य कौन करता है? जो जनजातीय विकास कार्यक्रम संस्था है, समिति है, उनके द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में लागू है, ये सभी की जा रही है। फिर है अब इनकी उपलब्धियां, ये सभी तो वर्तमान में जो जारी है ये सभी गतिविधियां हैं। कौन कौन सी गतिविधियां जारी है? तो ये सभी योजनाएं लागू है। अब उनकी उपलब्धियां देख लेते हैं, यानी कि ये इन सभी योजनाओं के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हुआ है या क्या उपलब्धता है उनकी, ये देख लेते हैं। और साथ ही उनका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि उनकी उपलब्धि किस प्रकार से है, कितनी अच्छी है। ये जनजातीय विकास कार्यक्रम की निम्न उपलब्धियां हासिल की है, यानी कि उनका मूल्यांकन करेंगे अब कि क्या क्या हासिल किए हैं। तो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश की, जो आप भ्रमण क्षेत्र पढ़े ही होंगे, जनजातीय विकास वाला जो एकल रूप में चलाया गया था, एकल योजना के रूप में। तो उसमें क्या हुआ, जो आदिवासी क्षेत्र है यानी कि ITDP का जो निहितार्थ है, उसमें क्या हुआ? महिला साक्षरता दर जो है 1971 में क्या थे? कम थे, वो 100% बढ़कर के क्या हो गया है? 2011 में 65% हो गया है, यानी कि उसमें क्या हुआ है? 1.88% की बढ़ोतरी हुई है, और 2011 में बढ़कर 65% हो गया है, क्योंकि महिला साक्षरता दर 1971 उसमें क्या थी? कम थी, क्योंकि जनजातीय विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हो गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950-51 वाले टाइम में ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1971 जो क्या है, ये इस समय क्या हो गया था, जो जनजातीय विकास क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उसमें महिला साक्षरता दर जो है बढ़ गई थी। इसके बाद क्या है? लैंगिक असमानता और पुरुष साक्षरता दर क्या हो गया, और महिला साक्षरता दर में बीच में जो कमी थी, उस अंतर थे, उसमें क्या हुआ? कमी आई। यानी कि जो लड़कियों को रखते थे और
जो लड़के वगैरह थे उनको जीवित रखते थे और लड़कियों को मार दिया जाता था। ये लैंगिक असमानता वगैरह है, इनमें भी कमी आया। और पुरुष साक्षरता वगैरह है, इसमें भी इस दर में, और महिला साक्षरता दर में इसमें भी कमी आया। मतलब जितने भी जो असमानताएं थी उसमें कमी आई। फिर है निर्वाह कृषि से नकदी फसल की तरफ, यानी कि जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे उसमें क्या हुआ, अब वो अपने आय के लिए भी क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। नकदी फसल, दलहन, इन सभी का जो रकबा है वो बढ़ा है, यानी कि उत्पादन बढ़ा है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या का केवल 10% ट्रांसह्यूमन का आभास करता है। फिर नेक्स्ट है 1978 में ट्राइफेड। ये ट्राइफेड का अर्थ क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह जनजाति समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए है, यानी कि उनके द्वारा जो कुटीर उद्योग द्वारा क्या करते हैं, वो लोग कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं, कुछ वस्तुएं निर्माण करते हैं, उनके लिए बनाया गया है ये। फिर है पेशा अधिनियम 1996। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार, यानी कि उनके लिए क्या करना, उनके लिए पंचायती राज विस्तार करना ताकि उनके विकास को निर्धारित किया जा सके। ये भी एक उपलब्धि है उनका। फिर है वन अधिकार अधिनियम, यानी कि उनको क्या किया जा रहा है, वनों से निष्कासित कर दिया जाता है, उनके क्षेत्र को अधिग्रहण कर दिया जाता है। इसके लिए क्या बनाया गया है, वन अधिकार अधिनियम बनाया गया 2006 में। वन अधिकार से उनको पर्याप्त स्वामित्व और शक्ति क्या होगा, प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या है, उनकी उपलब्धियां हैं। फिर है एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय। ये मुख्य रूप से आदिवासी या जनजातियों के लिए बनाया गया है। एकलव्य आदिवासी जो मॉडल विश्वविद्यालय है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वहीं पर निवास कर सकते हैं और वहीं पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये उनकी एक मुख्य उपलब्धि है जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। फिर है जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत 2020 तक 400 से अधिक IMRS स्थापित किए जाएंगे। ये एक संस्था है जो स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए जो स्थापित हो चुका है। इसके बाद है ये उनकी उपलब्धियां हैं। फिर है इनका उद्देश्य इन्हें उच्च और पेशेवर और नौकरियों में आरक्षण लाभ उठाने में सक्षम बनाना, यानी कि उनको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करना कि उनको जो नौकरी वगैरह है उनमें क्या हो, आरक्षण का लाभ उठा सके वे, क्योंकि अशिक्षा की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते। तो इनके इस व्यवस्था को क्या करना, इसमें सुधार लाना। फिर है तो इसमें भी क्या हुआ है, एक लाभ प्राप्त हुआ है, ये भी उनकी उपलब्धि है। आजकल क्या हो रहा है, जो जनजाति है वे भी क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां वगैरह कर रहे हैं, उच्च नौकरियां भी कर रहे हैं और उनको आरक्षण में लाभ भी प्राप्त हो रहा है। फिर है वन धन विकास केंद्र और वन बंधु कल्याण योजना, ये भी उनके लिए क्या हुआ है, लागू हो चुका है, ये भी उनकी उपलब्धि है। फिर है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादन के विपणन के लिए तंत्र, यानी कि इसमें क्या हुआ, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उनके साथ उनके जो लघु उत्पादन है, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं हैं, उनको क्या करना, विपणन करना, मतलब खरीदना। फिर है आदिवासी क्षेत्रों में आश्रय विद्यालयों की स्थापना, यानी कि हॉस्टल जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना, ये हो गया है। फिर वन बंधु कल्याण योजना, यानी कि जो वन में यानी कि जनजाति लोग रहते हैं उनके कल्याण की योजना भी लागू हो गई है। फिर यह सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से आदिवासी लोगों के समग्र विकास के लिए है, यानी कि ये जो संस्था है जिसका निर्माण किया गया है, योजना है, कार्यक्रम है, ये क्या है, जो आदिवासी है या जनजाति है इनकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से विकास के लिए, समग्र विकास के लिए स्थापित की गई है। तो ये हो गया इनका मूल्यांकन भी और इनकी उपलब्धियां भी। तो इसमें हम मूल्यांकन भी अध्ययन किए हैं और उपलब्धियां भी अध्ययन किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा अलग लगा होगा। आप अलग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं मूल्यांकन और उपलब्धियां को। तो ये हो गया आपका कंप्लीट।